नमस्कार, द इम्पार्शियल ट्रुथ टू बी टोल्ड के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिशिर। मित्रों, जिस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे उस समय एक नारा बहुत ज़ोर शोर से गूंज रहा था। कई रैलियों और लगभग हर अखबार के एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए हम सभी के पास वो नारा अक्सर आता था, और वो नारा था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं इससे हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन सुनियोजित ढंग से किसी न किसी की हत्या की जा रही है, और अब तो आपदा को अवसर में बदलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों ने एक ऐसा घोटाला किया है जो इस काल का, कोरोना कालखंड का सबसे बड़ा घोटाला बन गया है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है और कुछ नया निकाल कर लाना है। उत्तर प्रदेश के सरकारी महकमे के अफसरों ने शायद इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले लिया और उनकी बात को चरितार्थ करते हुए आपदा को अवसर में बदल दिया। एक ऑक्सीमीटर जिसकी कीमत बाजार में 1500-1600 रुपये है, 2700-2800 रुपये का वो ख़रीदा गया है। थर्मल स्कैनिंग मशीन, उसमें भी घोटाला हुआ है। पीपीई किट, उसमें भी घोटाला हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश के किसी एक ज़िले में नहीं हुआ है, लगभग हर ज़िले में हुआ है। और अगर ये आदरणीय योगी जी की नाक के नीचे हुआ है, अगर ये सरकार की नाक के नीचे हुआ है और सरकार को इसकी कानों कान खबर नहीं लगी, तो जाहिर सी बात है सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और मित्रों, इस पर जांच तो बिठा दी गई है, परंतु प्रश्न ये है कि इस जांच की रिपोर्ट कब तक आएगी, कब तक दोषियों को सजा मिलेगी। एक समय था जब इटली वाले घोटाला करते थे तो वो घोटाला कहलाता था, सैफई वाले घोटाला करते थे तो वो घोटाला कहलाता था, लेकिन आज जब गुजरात वाले घोटाला करते हैं तो वो अचानक से राष्ट्रवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही इकलौते देशभक्त हैं, वही इकलौते राष्ट्रभक्त हैं, बाकी सब चोर। जब कल किसी और की सरकारें हुआ करती थी तब कोई घोटाला होता था तो आप सभी सड़कों पर नजर आते थे, जो होना भी चाहिए। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि किसी भी गलत का विरोध हो और यह विपक्ष के द्वारा हो। आज हमारा जो थोड़ा बहुत विपक्ष बचा हुआ है वो अगर किसी चीज का प्रतिरोध भी करने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, या तो सीबीआई के जरिए या ईडी के जरिए, या फिर लाठीचार्ज तो एक ऑप्शन है। खैर, इस काल में एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारी सरकारों ने हमें हाथ धोने की आदत डलवा दी। धोते रहिए हाथ, लगातार धोइए, बार बार धोइए, क्योंकि अभी आपको और भी बहुत चीज़ों से हाथ धोना है। आपको नौकरी से हाथ धोना है, आपको धन संपत्ति से हाथ धोना है, आपको आपसी भाईचारे प्रेम से हाथ धोना है, आपको अपने खुद के आत्मविश्वास से हाथ धोना है। और ये होगा, अगर अभी नहीं हुआ तो कुछ समय बाद होगा, लेकिन होगा। अभी कल सीएमईआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये माना है, ये सरकारी संस्था है, मैं आपको बता दूं, सीएमईआई एक सरकारी संस्था है, और सीएमईआई ने ये माना है कि कुल 2 करोड़ 10 लाख रोजगार गए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, सच्चाई हम और आप सभी जानते हैं, 12 करोड़ से ऊपर रोजगार गया है। और बहुत से अर्थशास्त्रियों ने भी इस पर कहा है कि ये केवल संगठित क्षेत्र की बात हो रही है। यदि हम असंगठित क्षेत्र की बात करें तो 23 करोड़ के आसपास इसमें और मिला लेते हैं। असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, दोस्तों मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ आपको। असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके शहर में भी कोई ना कोई ऐसा एक फूड जॉइंट होगा जो एक्चुअली लगता सड़क पर है, एक सड़क पर ठेला लगा लेते हैं, फूड जॉइंट होता है वो, और उसके यहाँ सुबह से शाम तक अच्छी खासी भीड़ रहती है। और चूंकि भीड़ रहती है इसलिए वो अपनी हेल्प के लिए 2-4 लोगों को नौकरी पे रख लेता है, या फिर वो उसके परिवार के ही लोग होते हैं। तो अब चूंकि अनलॉक में ये दुकानें तो दोबारा खुल गई हैं, लेकिन अब चूंकि उतना उनका काम धंधा नहीं रह गया है तो उन लोगों ने अपने स्टाफ में कमी कर दी है, या तो वहाँ 2 लोग रह गए हैं या कोई एक जना रह गया है। कल हमारे यहाँ का एक प्रतिष्ठित स्वीट चेन है, स्वीट शॉप है, उसका चेन है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि आज से पहले जब कोरोना नहीं था तो उनका जो एक फेमस शॉप है यहाँ, हमारे एक प्रतिष्ठित मार्केट है यहीं पर पास में, वहाँ पर मैं गया उनकी शॉप में, और जो मेरी उनसे बात हुई उन्होंने बताया कि आज से पहले जब कोरोना नहीं था तो दिन का करीब 10-12 लाख रुपए के आसपास का सेल था, लेकिन अब कोरोना के बाद इस समय करीब 4 लाख के आसपास का सेल है। और बताते हैं कि उनके यहाँ करीब 25 लोगों का स्टाफ था जो अब घटाकर 8 कर दिया गया है।
तो ये एक कारण है, तो इसे असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। अगर इस सबको आप जोड़ लें, इन सबका टोटल आंकड़ा आप जोड़ लें, 23 करोड़ ये हो जाते हैं, 12 करोड़ वो हो जाते हैं, करीब 30-32 करोड़ के आसपास का जो है एक डेटा निकल के आता है। और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी थे, उनका हमने इसमें नहीं जोड़ा, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, एसएमईज थे। हर 10 में से करीब 6 एसएमईज ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पर हैं या फिर बंद हो गए हैं। तो कम से कम 5-6 करोड़ का आंकड़ा आप उनका ले लीजिए, तो 40 करोड़ के आसपास की होता है। ऑलमोस्ट 40 करोड़ अगर मैं कह रहा हूँ तो ऑलमोस्ट ये आप टोटल जो काम करने वाली आबादी है उसका 70 to 80% आप मान लीजिए, क्योंकि 50% देश की आबादी जो है वही काम पर है। बाकी रेस्ट 50% अगर बात करें तो उसमें बुजुर्ग और युवा आते हैं जो काम नहीं करते हैं। तो 135 करोड़ की हमारी आबादी है, विच मीन्स ये करीब 65 करोड़ के आसपास का हो गया आंकड़ा। 40 करोड़ उसमें से निकाल दीजिए तो बचते हैं आपके पास 15 करोड़ के आसपास। तो रेस्ट करीब 20% लोग हैं जो इस समय काम पर हैं, रेस्ट आपका 40% पूरा जो है वो बेरोजगार हो चुका है। ऐसे समय में जब जीडीपी बिल्कुल गिर गई है, इकोनॉमी बिल्कुल डावाडोल हो गई है, अगर किसी ने सरकार की नाक रखी थी, सरकार को इस लायक रखा था कि सरकार अपनी नाक बचा सके, सरकार अपना चेहरा दिखा सके दुनिया के सामने और हमारे लोगों के सामने भी, वो थे इस देश के किसान। जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो अगर बनी हुई थी तो वो फार्मिंग सेक्टर में ही बनी हुई थी। हमारे अन्नदाता जिन्होंने हमें इस लायक रखा, हमें सस्टेन रखा कि आखिर वहां पर हमें जीडीपी की ग्रोथ दिख रही थी। लेकिन सरकार ने इस सेक्टर को भी बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 5 जून सन 2020 को एक अध्यादेश लाया गया जो किसानों के लिए था। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको अध्यादेश बता देता हूं ये क्या होता है। जब असेंबली सेशन में ना हो और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो, तब एक अध्यादेश लाया जाता है जो कानून नहीं होता है, जो अध्यादेश होता है। और उस अध्यादेश को ला करके उस महत्वपूर्ण बिंदु के विषय को लाया जाता है और उस महत्वपूर्ण विषय पर एक अध्यादेश बना दिया जाता है जो कानून ना बनने तक अध्यादेश रहता है, बाद में वो कानून बन जाता है। ये अध्यादेश किसानों के संबंध में लाया गया था। ये अध्यादेश क्या है ये आप मेरी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। किसानों को इस अध्यादेश पर शक हुआ। अकॉर्डिंग टू देम, अगर यह अध्यादेश कानून की शक्ल ले लेता है तो ना तो मंडियां रहेंगी और ना ही संगठक क्षेत्र रहेंगे, जहां पर वो भंडारण करते हैं वो भंडारण क्षेत्र रहेंगे जो अभी तक सरकारी होते थे। उनके अनुसार सरकार इसमें भी निजी क्षेत्रों को आमंत्रण दे रही है कि वो जितनी क्षमता तक चाहें उतना भंडारण कर सकते हैं, जितनी क्षमता तक चाहें उतना खरीद सकते हैं। अब यहाँ किसानों की ये मुख्य मांग है जो पिछले काफ़ी समय से चली आ रही है, जो है एमएसपी। अब आप पूछेंगे एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो अपने नाम से बहुत हद तक स्पष्ट है कि एक फसल जो अगर मान लीजिए कभी कभी आप देखते नहीं कि हमने अक्सर टीवी पे देखा है कि टमाटर की अधिकता हो गई, उसको रेट नहीं मिला, या प्याज का उत्पादन अत्यधिक हो गया, किसानों को रेट नहीं मिला तो उन्होंने सड़कों पर फेंक दिया या जानवरों को खिला दिया। ऐसा इसलिए होता है कि उनको एमएसपी नहीं मिलती है उस पर। तो सरकार की जो मुख्य मांग है वो यही है कि उस पर एक क्षमा कीजिएगा, किसानों की जो मुख्य मांग है वो ये है कि उनको एक एमएसपी दे दिया जाए। और सरकार इस पर बार बार गोल गोल घूम रही है। सरकार बार बार इससे बैकफुट पर आ जाती है और उनको एमएसपी देने की मांग नहीं करती। तो अभी 9 सितंबर को पीपली मंडी में किसानों ने इस संबंध में एक रैली का आयोजन किया, जहां पर किसान एकजुट होकर अपनी मांग रखना चाहते थे। भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था पीपली मंडी, हरियाणा में। लेकिन अपनी बात रखने के बजाय वहां किसानों को लाठियां मिली, बुरी तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, बुरी तरह से उन्हें मारा गया। कोरोना महामारी का बहाना बनाकर, कोरोना महामारी का हवाला देकर उनके साथ ये अत्याचार किया गया। मित्रों, मैं यहां पर आपको बता दूं कि किसानों को क्यों शक हो रहा है कि यह अध्यादेश उनके हितों का हनन करेगा। आप जानते हैं हमारी ये 56 इंच की जो सरकार है, ये सरकार छोटी से छोटी बात पर भी जश्न मनाती है, उसको एक इवेंट का दर्जा देती है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गलत तरीके से जीएसटी को लागू करना हो या गलत जीएसटी को लागू करना हो, उस पर भी ये पहला देश होगा हिंदुस्तान जहां टैक्स लागू होने पर जश्न मना था। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ हुआ। चाहे कोरोना काल में थाली चम्मच बजाना हो, चाहे कोरोना काल में दिए जलाना हो, हर छोटी सी छोटी चीज को ये सरकार एक इवेंट बनाकर पेश करती है। और चूंकि अत्यंत महत्व का विषय है, इसीलिए तो अध्यादेश लाया गया असेंबली जब सेशन में नहीं है।
जब अत्यंत महत्व का विषय है तो किसानों से क्यों नहीं पूछा गया? क्यों नहीं इसे एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया गया? भाई आप किसानों से बात करते, किसान भी इसे सेलिब्रेट करते, आपका ही वोट बैंक बढ़ता, लेकिन आपने इसे सेलिब्रेट नहीं किया। और तो और अब जब असेंबली शुरू होगी, आज से जो असेंबली शुरू होने वाली है, उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा। अब ये मत पूछेगा क्वेश्चन आवर क्या होता है। क्वेश्चन आवर वो समय होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं विपक्ष के जरिए सरकार के किसी भी कामकाज पर या कोई नया कानून आ रहा है उस पर। तो अब क्वेश्चन आवर ही नहीं होगा, यानी कि इस अध्यादेश को बगैर सवाल जवाब किए पास कर दिया जाएगा इस सेशन में। किसानों को यहां पर भी शक होगा। किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहते थे, किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो बुनियादी हक भी उनसे छीन लिया गया। और मित्रों, यही होता आया है हमारे देश में, क्योंकि हमने कभी अन्नदाता के लिए आवाज नहीं उठाई, हम कभी उनके साथ खड़े नहीं हुए। हमें ये लगा किसानों की तो समस्याएं आती रहती हैं, उनके साथ तो ये समस्याएं आए दिन चलती हैं, हमें क्या। लेकिन कभी गौर से देखिएगा, आज जो भुट्टा आप बाजार से 10 रुपए किलो लेकर आते हैं और बड़े स्वाद से अपने परिवार के साथ खाते हैं, कल यही भुट्टा अगर किसी सुपरमार्केट में बढ़िया सी बेहतरीन एसी लगा हुआ कमरा है, उसमें ट्रे में सजा हुआ आपको मिल रहा होगा, तो वो 10 रुपए किलो नहीं मिलेगा मित्रों, वो 50 से 60 रुपए किलो मिलेगा। डायरेक्ट असर आपकी थाली पर पड़ेगा और किसान को तब भी कुछ नहीं मिलेगा। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, जब लॉकडाउन लगा था तब कोई भी व्यक्ति बाजार में फ्रिज खरीदने, एसी खरीदने, कूलर खरीदने के लिए नहीं निकला था, या कोई अन्य विलासिता की वस्तु लेने के लिए नहीं निकला था। वो अगर निकला था तो अनाज लेने के लिए। मित्रों, ये याद रखिए, यदि खेती नहीं बचेगी तो ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे। इसलिए किसानों का साथ देने का, किसानों की बात सुनने का ये सही समय है। अगर आप अभी उनके साथ खड़े नहीं हुए तो याद रखिए बहुत देर हो चुकी है। अब सबसे अंत में एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। मैं ये बात करना चाहूंगा हमारे अभिभावकों की और स्कूल्स की। मित्रों, आज पूरे देश में एक अलग किस्म का जनजागरण चल रहा है, और या मैं इसे जनजागरण नहीं कहूंगा, इसे मैं एक तरह का टसल कहूंगा इन बिटवीन स्कूल मैनेजमेंट एंड विद द पेरेंट्स। जहां अप्रैल से सारे स्कूल बंद हैं, सारे विद्यालय बंद हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, वहाँ स्कूल ये प्रेशर डाल रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर कि वो फी डिपॉजिट करें। वहीं पेरेंट्स का कहना यह है बिकॉज दे हैव लॉस्ट जॉब, और देयर आर सम पेरेंट्स दोज हु हैवंट लॉस्ट देयर जॉब, जिनकी जॉब नहीं गई है, वो भी ये कह रहे हैं कि हम अगर अप्रैल से लेकर के इस समय तक अगर पढ़ाई ही नहीं हुई है तो हम पैसा किस बात का दें, जो कि उनकी बात जायज़ है। अगर पढ़ाई ही नहीं हुई है तो आप किस बात का पैसा ले रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम की बात करें, कुछ लोगों ने जूम मीटिंग का सहारा लिया, कुछ लोगों ने गूगल मीट का सहारा लिया, या कुछ लोगों ने सिस्को वेबएक्स का सहारा लिया, कुछ लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन आता है उसका भी सहारा लिया ऑनलाइन क्लास कराने के लिए। तो मित्रों, मैं यहाँ पर एक चीज़ को क्लियर कर देना चाहूँगा, जूम, गूगल मीट, सिस्को वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, दिस इज गुड फॉर मीटिंग if it is an official meeting between 2, 3 or 4, 5 or n number of people for an official purpose, जो आपकी 1 घंटे की या 2 घंटे की मीटिंग होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। पर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए इट इज़ नॉट अ गुड मीडियम। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराने की बात करेंगे तो मैं एक सलाह दूंगा, यहाँ पर एक सुझाव दूंगा, और मैं समझता हूँ ये बेहतरीन सुझाव है। सरकार के पास 2 बहुत बड़े विभाग हैं। एक तो एनसीईआरटी, जिसके गाइडलाइन से सीबीएसई चलता है, जिसके गाइडलाइन पर सीबीएसई में बुक्स आती हैं, जो बुक्स लगती हैं सीबीएसई में वो एनसीईआरटी की लगती है। सीबीएसई बोलता है कि एनसीईआरटी की बुक्स लगाएं, ये अलग विषय है कि अलग अलग पब्लिकेशंस की किताबें स्कूल्स में लगी हुई होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि स्कूल को कमीशन चाहिए होता है। खैर, इस विषय पर मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। पहले एक तो एनसीईआरटी है जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, दूसरा दूरदर्शन। इन दोनों डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करके अगर गवर्नमेंट चाहती तो अप्रैल डे 1 से बच्चों का सेशन शुरू हो सकता था और बच्चों की पढ़ाई हो सकती थी, क्योंकि एनसीईआरटी में रिसर्च स्कॉलर्स हैं, एनसीईआरटी में टीचर्स हैं, एक्चुअली वो रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो रिसर्च करते हैं करिकुलम पर। वो लोग अगर चाहते डिफरेंट सब्जेक्ट का क्लास वाइज वहाँ पर कोर्सेज करा सकते थे दूरदर्शन के थ्रू। दूरदर्शन के पास बड़े बड़े स्टूडियो हैं, उन स्टूडियो में वो क्लास शूट हो सकती थी और वो क्लास का ऑनलाइन प्रसारण उसका दूरदर्शन पर और दूरदर्शन के जितने भी चैनल्स हैं उन चैनल्स पर हो सकता था।
तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका होता है क्लासेस को करने का। किसी पेरेंट पर कोई बोझ नहीं आता एक्स्ट्रा। जैसे अभी हमने बहुत सारी खबरें देखी, कुछ बच्चों के पास चूंकि मोबाइल नहीं है, इस वजह से वो अपनी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ फैमिलीज में अगर मोबाइल है तो फादर का मोबाइल है या मदर का मोबाइल है तो उनको भी यूज़ करना होता है, क्योंकि उनका ऑनलाइन ऑफिस चल रहा होता था, तो इस वजह से बच्चे नहीं कर पाते थे। बट यहाँ पर चूंकि टीवी पर आ रही होती क्लासेस तो किसी का कोई हर्जा नहीं होता, आराम से सब लोग अपनी क्लासेस कर पाते। बट उसके लिए दूरदर्शिता की जरूरत होती है, वो दूरदर्शिता सरकार के पास कितनी है हम सब जानते हैं। खैर, तो स्कूल्स ने ये कहा कि फीस जमा करें। पेरेंट्स का कहना सही है, जब पढ़ाई नहीं हुई है तो हम फीस किस बात की दें, और ऑनलाइन मीडियम कोई तरीका नहीं है पढ़ाई कराने का। दोस्तों, यहाँ पर भी मैं दोष दूंगा पेरेंट्स को। आज जो स्कूल आपकी छाती पर चढ़ के आपसे पैसे मांगने की जरूरत कर पा रहे हैं, उसके लिए भी जिम्मेदार आप ही हो। आप ही ने इन स्कूल्स को मौका दिया कि ये आगे बढ़कर आपसे बात करें। कारण ये कि आपने ना तो पढ़ा, ना आपने जानने की कोशिश करी, उसी का कारण है कि आज आपके साथ ये हो रहा है। सीबीएसई ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि एनसीईआरटी का ही सिलेबस चलेगा स्कूल में, लेकिन स्कूल्स दूसरे पब्लिकेशंस की किताबें लगाते हैं ये कहकर कि उनका पब्लिकेशन एनसीईआरटी से अच्छा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता मित्रों, क्योंकि ये जो बाहर के पब्लिकेशन है वो भी फॉलो अगर कोई गाइडलाइन करते हैं तो वो एनसीईआरटी का गाइडलाइन होता है। जब वो अपनी किताबें बेचने के लिए स्कूल में जाते हैं तो वो ये कहते हैं सर वी फॉलो एनसीईआरटी गाइडलाइन, बिकॉज विदाउट फॉलोइंग द एनसीईआरटी गाइडलाइन आप सीबीएसई में बुक्स लगा ही नहीं सकते, कोई बुक्स आप चला ही नहीं सकते। अब मैं क्यों बार बार जोर दे रहा हूं एनसीईआरटी की किताबों पर, उसकी दो वजह हैं। पहला तो ये इकोनॉमिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 12th क्लास का बच्चा है तो उसका सिलेबस मात्र 600 से 700 रुपए का आ जाएगा। वहीं अगर आप प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें लेते हैं तो ये सिलेबस आपका 3500 से 4000 के बीच में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। मैं यहां सिर्फ किताबों की बात कर रहा हूं, मैंने कॉपीज की बात नहीं करी है, सिर्फ किताबों की बात कर रहा हूं। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये हो गया कि एनसीईआरटी की बुक्स इकोनॉमिकल हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये हो गया, आप अपने आसपास देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट्स एसएससी, वेदर इट्स रेलवे, वेदर इट्स बैंक पीओ, वेदर इट्स एनीथिंग। उनको उनके टीचर क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात, बेटा एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना शुरू करो। रीजन, जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है उसका 70% एनसीईआरटी से आता है, इसीलिए एनसीईआरटी की बुक्स और ज़रूरी हो जाती हैं आपके बच्चों के लिए। लेकिन आपने कभी स्कूल में जाकर मैनेजमेंट से ये शिकायत नहीं करी, अगर करी तो शायद एक दो जो अवेयर पेरेंट्स होंगे उन्होंने करी होगी, लेकिन वो घास के ढेर में सुई के बराबर है, क्योंकि वो अगर जाएंगे 2-4 पेरेंट्स तो मैनेजमेंट उसको सीरियसली नहीं लेगा। आज भी यही हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और जोड़ना चाहूँगा, आपसे हर साल फीस ली जाती है किसी न किसी बेजी चीज़ों के नाम पर, बेवजह की चीज़ों के नाम पर, स्मार्ट क्लास के नाम पर। अब एक नई चीज और शुरू हो गई है, एडटेक। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ये शिक्षा नीति असल में शिक्षा के निजीकरण की तरफ एक कदम है। अगर इसे आप ठीक से समझें तो सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर ने ही इसकी वाहवाही की है, बाकी जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस एनईपी में फ्लॉ ही बताया है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, आज तक अगर एक कोई अनछुआ सेक्टर रहा है तो वो रहा है एजुकेशन सेक्टर, और इस सेक्टर में पैसा बहुत है। अपने आसपास निगाह डालिए, पिछले कुछ समय से कई बिजनेसमैन स्कूल के धंधे में उतरे हैं, जिनका कल तक टेलरिंग का पूर्वजों का धंधा था, जो पुरखों से जिनके बाप दादा टेलर हुआ करते थे, आज उनकी 5वीं या 6ठी जनरेशन ने आकर के स्कूल खोल लिया है और अपने आप के आगे लिख लिया है एजुकेशनिस्ट। जिनके पूर्वज 6 पुश्तों से टेलरिंग का काम करते थे, वो आज आके एजुकेशनिस्ट बन गए। जाहिर सी बात है कि इसमें पैसा है, इसी वजह से वो इस बिजनेस में आए हैं। जो कल तक ईंट भट्टा चलाते थे, आज वो स्कूल खोलकर बैठ गए और अपने नाम के आगे लगा लिया है एजुकेशनिस्ट, क्योंकि इस प्रोफेशन में पैसा है। शिक्षा देना एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। आज हमारे सरकारी स्कूलों की हालत बदहाल इसलिए है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बेटा या बेटी उन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। अगर सरकारी अफसरों के बच्चे उन प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ने लगें और उसके बाद हम आम लोग भी जाकर अपने बच्चों का दाखिला उन सरकारी स्कूल में कराएं और सरकारी स्कूल से सवाल करें, तो सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि इन प्राइवेट प्लेयर्स की दखलंदाजी इसमें दूर की जाए। तो मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि निजीकरण क्यों गलत है। बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर आज की तारीख में एजुकेशन में उतर गए हैं और उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम दिया है एडटेक। अब एडटेक क्या होता है? जब एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के सहयोग के साथ आपके बच्चों तक पहुंचाया जाता है तो उसे एडटेक कहते हैं। फॉर एग्जांपल बायजूस, व्हाइट हेड जूनियर या नेक्स्ट एजुकेशन, ये सब एडटेक के एग्जांपल हैं। बायजूस का असली काम क्या है?
बायजूस की पूरी वर्किंग ही बच्चों के पेरेंट को इंसल्ट करने पर टिकी हुई है। वो जब आपके पेरेंट आपसे बात करते हैं, एज अ पेरेंट आपको रियलाइज करते हैं दैट यू आर अ डफर, दैट यू आरंट एबल टू स्पेंड दैट मच ऑफ अमाउंट फॉर योर किड्स फ्यूचर। बल्कि हकीकत ये है कि वो आपके किड के फ्यूचर के लिए है भी नहीं। वो टैबलेट या वो एप्लीकेशन जो आप अपने बच्चे के लिए लेते हैं बायजूस से या टॉपर से या किसी भी और से, वो 3 दिन 4 दिन इस्तेमाल की जाती है और उसके बाद वो ठंडे बस्ते में पड़ जाती है। इट्स जस्ट लाइक जब हमारे समय में जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो रिमोट कंट्रोल्ड कार और रोबोट, ये 2 नए खिलौने हुआ करते थे। तो बच्चों का जब बर्थडे होता था, उनको बर्थडे में जब ये चीज़ें मिलती थी तो वो बड़ा खुश हो जाते थे, लेकिन यूज़ 2 या 3 दिन ही होता था, उसके बाद वो कबाड़ खाने में पड़े होते थे। ठीक इसी तरह से इट्स अ न्यू फ्लॉन्ट टॉय फॉर द किड्स। आज की तारीख में जहां बच्चे व्यवहारिक ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं, आप उन्हें जबरदस्ती एक ऐसे ज्ञान की तरफ धकेल रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो बाहर की दुनिया भी निकले, लोगों से सोशल हो, लेकिन आप जबरदस्ती उन्हें मोबाइल कंप्यूटर्स में धकेल देना चाहते हैं। व्हाइट हार्ट जूनियर कहता है कि कोडिंग करो। बिल गेट्स ने 7 साल की उम्र से कोडिंग करना शुरू किया था, या मार्क जकरबर्ग ने 7 साल की उम्र से कोडिंग करना शुरू किया था। इसका मतलब अगर बच्चे कोडिंग नहीं करेंगे तो उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। और कोडिंग का ज़माना आज है। कोडिंग बेसिकली क्या होता है, जो आप ऐप्स अपने मोबाइल पर डाउनलोड करते हैं, इनको बनाने के लिए कोडिंग का इस्तेमाल होता है। कल को जब ये कोडिंग की टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तब आप बोलेंगे कि कोडिंग यूजलेस है, आप ये करिए। तो दोस्तों, समझने की चीज़ है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। स्कूल डिफरेंट टाइप के गैजेट्स लगाता है और इन कंपनीज से टाई अप करता है, और उस फीस का बोझा पड़ता है अभिभावकों के ऊपर। और अभिभावक भी कभी क्वेश्चन नहीं करता है कि कन्वेंशनल एजुकेशन के बजाय इस टाइप की एजुकेशन क्यों दी जा रही है, इन चीज़ों को ज़बरदस्ती क्यों लगाया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% स्कूलों में जहां स्मार्ट क्लास लगे हुए हैं, 3 दिन या 4 दिन से ज़्यादा वो यूज़ नहीं होते, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव होता है अपने सिलेबस को पूरा कराने का, और सिलेबस आप स्मार्ट क्लास से पूरा नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों, सोचने समझने की बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और रही बात अभिभावकों का फीस ना देने का फैसला, ये बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन इसका प्रभाव तभी होगा, आपकी मांग तभी मानी जाएगी जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ना बटे हो करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आएंगे। आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। दिल्ली में अलग प्रोटेस्ट हो रहा है, हैदराबाद में अलग प्रोटेस्ट हो रहा है, मुंबई में अलग प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी आप बिखरे हुए हो, इसलिए आपकी आवाज़ भी बिखरी हुई है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आए ताकि आपकी आवाज को सुना जाए। स्कूल अगर नहीं चले हैं तो फीस देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब स्कूल ये कहेंगे कि हम अपने स्टाफ को सैलरी कहां से दें, तो मैं बताना चाहूंगा महाराज, 15 साल में 20 साल में आपने माफ कीजिएगा 15 साल 20 साल में अभिभावकों से ही पैसा लेकर के आपने अट्टालिकाएं खड़ी की हैं। कल तक जो स्कूल ओनर आल्टो से चलता था, आज 20 लाख की लग्जरी एसयूवी से चलता है। ये सब कुछ उसे स्कूल से ही मिला है। तो आज अपने स्टाफ को सिर्फ एक आपदा आई है, सिर्फ एक आपदा, 1 साल के लिए आप अपने स्टाफ को बैठाकर सैलरी नहीं दे सकते, जबकि आपने करोड़ों में कमाया है। पब्लिकेशन से आप कमाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म से आप कमाते हैं, आईडी कार्ड जहां छपते हैं वहां से आप कमाते हैं, जहां से आपका स्कूल डायरी छपता है वहां से आप कमाते हैं, ईआरपी के नाम पर स्कूल अलग कमाता है, अभिभावकों से अलग पैसे लेता है, हर चीज पर तो आप कमा रहे हैं। सिर्फ 1 साल, एक महामारी, और आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। इट्स अ ट्रूथ दैट इट्स अबाउट बिजनेस, इट्स प्रूफ दैट इट्स अबाउट बिजनेस। आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में घाटा ना लगे, आप चाहते हैं कि आपकी 1 रुपए की भी कमाई बंद ना हो, इसलिए आप अप्रैल महीने से लेकर के अब तक की स्कूल फीस मांग रहे हैं। सेम गोज विद एडटेक। व्हाइट हेड जूनियर हो गया, या बायजूस हो गया, या फिर टॉपर्स हो गया, या फिर नेक्स्ट एजुकेशन हो गया, आपने देखा होगा कि बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने इनके ऊपर पैसा लगा रखा है। सोचिए, जो आपसे ये कहता है, या फिर लीड स्कूल हो गया, लीड स्कूल एक नया खिलौना आया है बाजार में। इन्होंने 4 चीज़ों को एक में कर दिया है। बेचते असल में ये किताबें ही हैं, लेकिन ये बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट नहीं है, वही चीज़ें हैं, सिर्फ उसको नए पैकेजिंग में लेकर के आ जाते हैं। ये सभी कंपनीज ये बोलती हैं कि हम वी विल चेंज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अरे भाई, आप यहां पर बिजनेस करने आए हो, पैसा कमाने आए हो। फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट क्यों करती हैं, आपको फंडिंग क्यों देती हैं? जाहिर सी बात है, उनको आने वाले समय में दिखाई दे रहा है एजुकेशन इज बिकमिंग अ इंडस्ट्री इन इंडिया, और हम इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसीलिए आपको वो करोड़ों की फंडिंग मिलती है। तो मित्रों, सिर्फ थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है।
आप अगर जागरूक होंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मैं अभिभावकों के साथ हूँ। ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आइए, अपना विरोध दर्ज कराइए। स्कूल नहीं तो फीस नहीं। जय हिंद।